ओके, थैंक यू। सगळ्यांना दिसतंय आता? हे स्क्रीन शेअरिंग केलेलं आहे ते दिसतंय? येस, दिसतंय. रेस्पिरेटरी सिस्टमचं दिसतंय, राईट? हो हो. ओके. ओके, चला आता आपण चालू करूया. तर बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम म्हणजे काय आहे? श्वसन प्रणाली, बरोबर. प्रणालीमध्ये जे काही फंक्शन्स आहेत किंवा जे काही ऑर्गन्स आहेत त्याच्याबद्दल आपण बघणार आहे. पण व्हॉट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन ही एक प्रक्रिया है। ये एक प्रक्रिया है जिसमें हम सांस लेते हैं, वो सांस में या वो हवा में जो भी ऑक्सीजन है उसका ज्यादा से ज्यादा वो शरीर में एब्जॉर्ब करना, और फिर उसी समय शरीर में से जो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है वो पुनः एब्जॉर्ब करना लंग्स में, और वो नासिका के थ्रू बाहर उसको डालना। तो ये पूरे साइकिल को रेस्पिरेशन का प्रोसेस माना गया है। ओके, तो इट इज अ प्रोसेस दैट फैसिलिटेट्स transport of oxygen from the outside environment to the body tissues, and from the body tissues take out the removal of the carbon dioxide. ओके, तर हे जे प्रोसेस आहे त्याला व्हेंटिलेशन असं म्हटलं जातं. अँड व्हेंटिलेशन इन्क्लूड्स इंस्पिरेशन अँड रेस्पिरेशन. ओके, तो ये जो काम है, तो अभी ये रेस्पिरेशन से क्या होता है? रेस्पिरेशन से एक तो हम हवा या सांस अंदर लेते हैं, ओके, वो सांस में उपयुक्त प्राणवायु जो है उसका शोषण करके रक्त शुद्धिकरण का काम का प्रोसेस भी लंग्स में होता है या अपने फुफ्फुस में होता है, और वो प्रोसेस के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड या अशुद्ध हवा है वो बाहर निकाला जाता है। ठीक है, अभी जो हम सांस लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं पूरक। ठीक है, इंग्लिश में उसको इंस्पिरेशन कहा गया है। ओके, और जिस प्रक्रिया में हम सांस को शरीर के बाहर नासिका के थ्रू हम बाहर डालते हैं उसको बोलते हैं एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन मतलब रेचक। ओके, तो पूरक मतलब यौगिक टर्म्स में हम उसको पूरक और रेचक के नाम से जानते हैं। ओके, तो शुरुआत में आप जब क्लासेस ले रहे हो तो आप उनको बोल सकते हैं सांस लेना मतलब पूरक है, और सांस लेना छोड़ना रेचक। अब डायरेक्टली पूरक रेचक बोलेंगे तो उनको समझने के लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा। ओके, तो पूरक, रेचक और कुंभक मतलब जब हम सांस को होल्ड करते हैं उसको बोलते हैं कुंभक। ये आपका हो चुका है ना शायद, पूरक, रेचक, कुंभक, अभ्यंतर कुंभक, बाह्य कुंभक। प्राणायाम का शायद आपका सीरीज हो, लेक्चर हो गया है ना कुकरेजा सर के थ्रू। यस किरण सर, प्रिया, राधिका। यस मैम। ओके, ठीक है। ओके, तो कुंभक में बाह्य कुंभक है जिसमें हम सांस को बाहर ही मतलब सांस छोड़ने के बाद होल्ड करते हैं, और अभ्यंतर कुंभक मतलब सांस लेने के बाद हम अंदर सांस को अपने लंग्स के अंदर होल्ड करते हैं। ठीक है, अभी प्राणवायु ये जो श्वसन प्रक्रिया है वो भले ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब पार्शली वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, लेकिन प्राणायाम के अभ्यास के थ्रू हम उसको पार्शली हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम चाहे तो सांस को मतलब 5 मिनट तक होल्ड नहीं कर पाएंगे, 1 1.5 मिनट 2 मिनट मैक्सिमम हम सपोज होल्ड भी कर लेंगे, तो भी एक लेवल ऐसा आता है जहां पे हमको नेचुरली सांस लेना ही पड़ता है। ओके, सो इट इज ये एक पार्शियली कंट्रोल्ड सिस्टम है। ओके, अनैच्छिक भी है और कुछ इसमें ऐच्छिक है, कुछ परसेंटेज में ऐच्छिक है। ओके, तो अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स आते हैं? उसमें आता है शुरुआत में नासिका, ओके, मतलब नोज। फिर आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स मतलब हमने परसों डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था कि जो गले में से लेकर नेक तक जो है उसको हम फेरिंग्स
बोलते हैं, ये रीजन को हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं। तो नाक के पीछे से लेके नीचे तक फेरिंग्स है, नाक के पीछे से यहाँ तक जो है वो नेरोफेरिंग्स नेजोफेरिंग्स है, और अपने माउथ से लेकर नीचे तक जो है वो है ओरोफेरिंग्स। ओके। और बाद में फिर आता है जैसे अन्न नलिका है, अन्न नलिका के एकदम सामने की तरफ श्वास नलिका है, मतलब आगे की तरफ श्वास नलिका है और पीछे की तरफ, उसके पीछे की तरफ अन्न नलिका है। ओके। तो श्वास नलिका को इंग्लिश में ट्रैकिया बोलते हैं। फिर वो ट्रैकिया के दो बाइफरकेशन होते हैं, तो उसके बाजू में आता है लंग्स, लंग्स मतलब हमारे फुफ्फुस, और फुफ्फुस के नीचे एक पतला मसल का लेयर रहता है, फाइब्रोकार्टिलेज कार्टिलेज का रहता है वो, उसको बोलते हैं डायफ्राम यानी श्वास पटल। ओके। तो ये श्वास पटल की वजह से अपना थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में ये लेयर आता है विच इज डोम शेप। ओके। तो इतने ऑर्गन्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अभी हम देखेंगे नासिका। ओके, दैट इज नोज। तो नोज जो है एक कार्टिलेजिनस टिश्यू है, मतलब उसमें बोन नहीं है। ओके। नेजल कार्टिलेज जो है एकदम मस्कुलर भी नहीं बोलेंगे, सेमी कार्टिलेजिनस टिश्यू है। ओके। एंड उसके अंदर बीच में नेजल जो नोज है, बीच में एक सेप्टम रहता है। ओके। वो सेप्टम जब आता है तो उसकी वजह से लेफ्ट साइड और राइट साइड ऐसे बाइफरकेशन होता है। ओके। तो उसको नेजल सेप्टम जो बोलते हैं, काफी लोगों का ये नेजल सेप्टम, कुछ लोगों का वो थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, उसको डेविएटेड नेजल सेप्टम बोलते हैं। तो उन कंडीशन में टीएनएस बोलते हैं उसको। तो वो उस कंडीशन में क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन होता है, एयर अंदर जाते वक्त एक फ्रिक्शन के जैसे होता है, एंड उसमें हवा की शुद्धि ठीक से नहीं होती है, तो उन लोगों में बार बार छींक आना या उनको साइनस का तकलीफ होना ऐसे हो सकता है। ओके। वो कंडीशन को कहा गया है नेजल, सॉरी, डिविएटेड नेजल सेप्टम। ओके। अभी जब हम अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, हमेशा हमारे दोनों नॉस्ट्रल्स एकदम फुल्ली समांतर एक्टिव नहीं रहते हैं। कभी कभी लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव रहता है और पैसिव ब्रीदिंग भी होता रहता है, लेकिन एक्टिवली ब्रीदिंग लेफ्ट नॉस्ट्रल से होता है या तो फिर राइट नॉस्ट्रल से होता है। ठीक है। आप एक आप अगर प्रैक्टिकल लेना है तो जब आप सुबह उठते हो तो फोकस करो, एक तो लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव रहेगा, नहीं तो राइट नॉस्ट्रल इफेक्टिव रहेगा। अभी मॉडर्न साइंस में या एलोपैथिक टर्म्स में अगर देखेंगे तो नोज नेजल कैविटी को दोनों को समान माना गया है। ओके। लेफ्ट और राइट में उनका कुछ डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब हम आयुर्वेदिक टर्म्स में या फिर हम योगिक भाषा में बात करते हैं, तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ईड़ा कहा जाता है, जिसमें शीतलता का प्रादुर्भाव ज्यादा होता है, और राइट नॉस्ट्रिल को पिंगला कहा जाता है। ओके। तो उसमें उष्ण का प्रादुर्भाव रहता है। ओके। अभी अगर हम नेजल कैविटी के अंदर देखते हैं, तो नेजल कैविटी के अंदर कुछ सिक्रीशंस होते हैं, म्यूकस मतलब श्लेष्म, पतला सा ऐसे श्लेष्म सिक्रीट होता रहता है। तो उसका काम क्या है, उसकी वजह से जो नेजल कैविटी है वो मॉइस्ट रहता है, मतलब एकदम से ड्राई नहीं रहता है। ओके। और ये नेजल कैविटी के अंदर कुछ लोगों में बाल, मतलब कुछ लोगों में नहीं, नॉर्मली पतले पतले बाल रहते हैं, हेयर रहता है, कुछ लोगों में ज्यादा रहता है, कुछ लोगों में कम रहता है। ओके। तो इसका क्या फंक्शन है, या वो बाल और सिक्रीशंस मिलके जब हम सांस लेते हैं, तो वो सांस के अंदर जो माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स है, या जो कुछ अनावश्यक घटक है जिस सांस में आते हैं, वो वहां पे अटक जाता है। ओके। तो ये शुद्धिकरण का एक कार्य ये म्यूकस या ये श्लेष्म द्रव की वजह से रहता है, और हेयर भी उसके लिए जिम्मेदार है। तो एक फिल्टरेशन, बेसिक फिल्टरेशन प्रोसेस यहाँ पे होके शुद्ध हवा जो है वो हमारे लंग्स की ओर पुश किया जाता है। ओके। अभी
जब ये नेजल सेप्टम मैंने बोला कि नाक के बीच वाली जो हड्डी है वो पतली सी रहती है, तो वहां पे जब हवा पास होता है कभी कभी वहां पे फ्रिक्शन होता है, और इसकी वजह से जब हवा अंदर जाता है तो थोड़ा सा उष्ण, जब हम सांस लेते हैं तो वो ठंडा रहता है, लेकिन जब अंदर जाता है तो वो बॉडी टेम्परेचर को अडेप्ट करता है और वो थोड़ा सा उष्ण हो जाता है। और बाद में जब हम सांस छोड़ते भी है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है, तो फिर से हम सांस जब छोड़ते तो वो हवा लेने वाले सांस लेने वाले हवा से उसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा रहता है। ओके। सिमिलरली नासा जो है या नासिका जो है वो एक ज्ञानेंद्रिय का काम करता है। ज्ञानेंद्रिय मतलब उससे हमको गंध, मतलब सेंस ऑफ स्मेल होता है, क्योंकि वहां पे ऑल्फैक्टरी नर्व के कुछ फाइबर्स होते हैं। ओके। तो जिसकी वजह से ये ज्ञान तंतु होते हैं। ज्ञानेंद्रिय को नासा को एक ज्ञानेंद्रिय कहा गया है जिसकी वजह से गंध का हमें ज्ञान मिलता है। ओके। अभी अगर हम देखेंगे तो नेजल कैविटी में जैसे यहाँ पे ये पिक्चर में दिखाया गया है, ये यहाँ पे और हमारे आईब्रोज के ऊपर जो है कुछ हॉलो रीजन्स रहते हैं। ओके। मतलब किसी ने अगर स्कल भी देखा रहेगा तो उसके अंदर कुछ यहाँ पे कुछ हॉलो रीजन्स रहते हैं, तो उनको बोलते हैं साइनस। ओके। तो वो जिस जगह पे स्थित है उस जगह के हिसाब से उसको नाम दिया गया है। एग्जाम्पल, सबसे बड़ा साइनस मतलब यहाँ पे जो हमारे नासिका के दोनों भाग में रहते हैं उसको बोलते हैं मैक्सिलरी साइनस। ओके। फिर हमारे सिर के ऊपर यहाँ पे जो है उसको बोलते हैं फ्रंटल साइनस, क्योंकि ये फ्रंटल बोन है। ओके। तो हमारी आंखों के ऊपर जो एरिया है उसको बोलते हैं फ्रंटल साइनस। और आंखों के बीच में मीडियल साइड में और मैक्सिलरी साइनस के ऊपर जो साइनस है उसको बोलते हैं एथमोइड साइनस। ओके। एथमोइड साइनस। और कान के आगे, अभी ये पिक्चर में अगर आप देखेंगे साइड से देखेंगे तो कान के इस तरफ में जो रहता है उधर बोलते हैं उसको स्फेनोइड साइनस। ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, जब कोई प्रकार का इंफेक्शन या जिन लोगों में क्रॉनिक तरीके से या जिन लोगों को एलर्जिक बार बार छींक आना या सर्दी होना जुकाम होना होता है, और वो जब कॉन्स्टेंटली होता रहता है तो वो जो कफ द्रव्य है या जो है वो साइनसेस में जाता है, क्योंकि वहां पे एक नेगेटिव प्रेशर रहता है, तो जिसकी वजह से वो अंदर खींचा जाता है। इसके लिए हम बोलते हैं कि जब सर्दी रहेगा तो बहुत बार उसको डीपली ऐसे ऐसे करके मत खींचो, जिसकी वजह से वो अंदर साइनसेस में फंस जाता है। और अगर एक बार साइनसेस के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया या इन्फेक्शन हो जाता है तो वो थोड़ा टाइम लगता है कम होने के लिए। और उन लोगों में काफी हेडेक रहता है, जैसे फ्रंटल साइनस में इन्फेक्शन हो गया तो फ्रंटल हेडेक रहता है, या फिर यहाँ पे भी उनको दर्द रहता है, स्पेशली जब हम नीचे देखते हैं तो सिर भारी लगता है। ओके। सो दैट इज अ साइन ऑफ साइनोसाइटिस। ठीक है। अभी किसी को अगर एक्टिवली साइनोसाइटिस है उन लोगों में शुद्धि क्रिया आपका जलनेति हो गया है। नहीं मैम। अच्छा। तो जलनेति में आपको बताया जाएगा फिर से। जलनेति मतलब हम एक नॉस्ट्रिल से जल नमक वाला पानी डालते हैं और वो दूसरे नॉस्ट्रिल से निकलता है। ओके। तो ये जो और फिर दूसरे से डालते हैं और मतलब लेफ्ट साइड से डालते हैं तो राइट साइड से निकलता है, राइट साइड के नॉस्ट्रिल से डालते हैं तो लेफ्ट साइड से निकलता है। तो जिन लोगों को एक्टिव साइनस का तकलीफ रहेगा उन लोगों में जलनेति नहीं करना चाहिए, या जिनमें सर्दी है तो वो कंडीशन में जलनेति नहीं करना चाहिए। तो ये आपको उतना याद रहना चाहिए कि अगर उनको सर्दी है या साइनस का तकलीफ है तो उन लोगों में ये शुद्धि क्रिया टेम्पररीली नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको साइनस है तो कभी भी वो जलनेति नहीं कर सकते। ठीक है। नेजल कैविटी के बारे में समझा आपको। ठीक है। आगे चलते हैं। तो फंक्शंस ऑफ नेजल कैविटी, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है उसको मॉइस्चर देना है, सेंस ऑफ स्मेल, और हाँ, और जो हवा जाता है वो जब नीचे गले में जो लैरिंग्स होता है या वोकल कॉर्ड्स होते हैं तो वो वोकल कॉर्ड से सेंस ऑफ या हमारा आवाज बनता है, हमारा वॉइस तैयार होता है। ओके। अभी आयुर्वेदिक टर्म्स में अगर मैंने बोला आपको तो आयुर्वेदिक टर्म्स में
नासा जो है वो कहा गया है कि वो डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्टेड रहता है। आपने सुना भी रहेगा या किसी में आपने देखा भी रहेगा कि किसी को अगर हेड इंजरी होता है, ओके, किसी को अगर हेड इंजरी होता है तो उनको नाक से खून आता है। सिमिलरली किसी किसी में कान से खून आता है। ओके, तो ये आयुर्वेदा में हजारों साल पहले कहा गया था, नासा ही शीर्षो द्वारम, मतलब नासा जो है उस शीर का मतलब सिर का एक ओपनिंग है वहां पे अंदर की तरफ। अगर ये पार्ट आप में देखते हैं तो ये नासा से ये ब्रेन को कनेक्टिविटी रहता है। इसके लिए हम कभी भी किसी को अगर नींद नहीं आता है तो हम बोलते हैं कि नाक में अपने तेल डालना चाहिए, या आप बादाम का तेल डाल सकते हो या तो घी डाल सकते हो। तो जिनको हेयर फॉल है उनमें भी नाक के अंदर घी डाला जाता है। क्यों? क्योंकि नाक से जब हम लोग डालते हैं तो वो ब्रेन तक कुछ इसमें वो दवाई पहुंचता है। ओके, तो ये नैनो पार्टिकल्स में ब्रेन तक पहुंचता है। इसके लिए बोलते हैं नासा। नस्य करके एक पंचकर्म का प्रकार है। ओके, नस्य मतलब नाक में हम दवाई डालते हैं। इट कुड बी तेल, इट कुड बी घी, इट कुड बी ड्रॉप्स, लिक्विड के ड्रॉप्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम क्वांटिटी में डालते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम 10 ml डाल दिया, नहीं, 2 से 3 बूंदे या फिर मैक्सिमम एक 4 से 5 बूंदे हम दोनों नाकपुड़ियों में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव है कि नासा ही शीर्षो द्वार। फिर जब हम नीचे गले में आते हैं, जैसे अभी ये मैंने आपको बताया कि ये जो है ये श्वास नलिका है आगे की तरफ। तो हमारे गर्दन में सामने यहाँ पे जो बटरफ्लाई शेप ग्रंथि है उसको कहा गया है थायराइड। ओके, तो थायराइड में थायरोक्सिन नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है, वो हम एंडोक्रिनोलॉजी के लेक्चर में और उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ओके, और उसके पीछे के साइड में अटैच्ड होता है, जैसे ये थायराइड के पीछे के साइड में होता है वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स मतलब स्वर यंत्र। हम्म, जब अभी ये स्वर यंत्र का सेक्शन है। ओके, जब ये वोकल कॉर्ड्स के अंदर ओपन रहेगा तो उसमें से हमारा स्वर निकलता है। ओके, इसके थ्रू हम जब सांस उसमें लगता है, वाइब्रेशन होता है, तब ये खुलता है और उसमें से वर्ड्स की निर्मित होती है। तो ये स्वर यंत्र भी हमारे गले में थायराइड के पीछे के बाजू में रहता है। ओके, अभी फिर जो श्वास नलिका है उसको जैसे मैंने कहा गया है उसको बोलते हैं ट्रैकिया। तो ये हमारे गले से शुरुआत होके छाती के मध्य तक यहाँ पे आता है। ओके, और यहाँ से वो एक ट्राइंगुलर बोन है जो हमको सामने लगता है, उसको बोलते हैं स्टर्नम। ओके, फिर उसके बाद स्टर्नम के पीछे ये जो श्वास नलिका यहाँ पे आया है, चेस्ट में आने के बाद उसके दो बाइफर्केशंस होते हैं। ओके, तो एक जाता है लेफ्ट साइड को, एक जाता है राइट साइड को। ओके, तो उसका जो ब्रांचेस होता है, दो मेन ब्रांचेस होता है, उसको बोलते हैं ब्रोंकस। ओके, ब्रोंकाई मतलब प्लूरल, मतलब दो ब्रोंकसेस का ब्रोंकाई होता है। तो एक होता है लेफ्ट साइड में और एक होता है राइट साइड। फिर लंग के अंदर जाने के बाद, फुफ्फुस के अंदर जाने के बाद उसका फिर से ब्रांचिंग होता है। ओके, किसी ने अगर पेड़ को देखा रहेगा तो आप उधर यहाँ से ऐसे देखेंगे तो ये पेड़ का जड़ है, और यहाँ से पेड़ का ट्रंक आता है और उसमें अलग अलग शाखाएं हो जाती है। तो उनको बोलते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स। ओके, जैसे जैसे उसका ब्रांचेस निकलता है वो उनको ब्रोंकियोल्स बोला गया है। हर एक ब्रोंकियोल के एंड में ऐसे, ये बहुत एक्चुअली ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है लेकिन वो डिपिक्शन के लिए यहाँ पे दिखाया गया है कि हर एक ब्रोंकियोल के एंड में होता है एल्वियोलाई। ओके, एल्वियोलाई मतलब क्या? वायु कोश है वहां पे। तो वो कोश, वायु कोश के अंदर गैसेस का देवान घेवान बोलते हैं, जो ऑक्सीजन लिया जाता है और ऑक्सीजन छोड़ा जा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है, ये होता है एल्वियोर लेवल तक। ओके, मतलब ये कोशिकाओं में होता है। जैसे ग्रेप्स का बंच होता है उस तरह से वो दिखता है। ओके, तो ये हो गया पूरा आपका यहाँ पे बाइफर्केशन पूरा हो जाता है। ओके, अभी हम फुफ्फुस के बारे में देखेंगे। तो फुफ्फुस में जो है
अभी लेफ्ट साइड को एक फुफ्फुस है और राइट साइड को एक फुफ्फुस है, मतलब लंग। तो लेफ्ट साइड के आई मीन लंग्स के ऊपर एक कवरिंग रहता है, एक पतला कवरिंग रहता है, और वो कवरिंग के अंदर थोड़ा फ्लूइड रहता है। ओके, उसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। वो कवरिंग, लंग्स के कवरिंग जो है, इधर जो आपको नीला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बाहर जो है, उसको बोलते हैं प्लूरा। प्लूरा मतलब क्या है? प्लूरा मतलब लंग के ऊपर या फुफ्फुस के ऊपर का आवरण जो है, उसको बोलते हैं प्लूरा। ओके, ये प्लूरा और लंग के बीच में एक फ्लूइड रहता है, उसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। उसका काम क्या है? वो घर्षण को प्रिवेंट करता है। ओके, और ये प्लूरा के बाहर ये जो आपको दिख रहा है गोल गोल, वो है हमारे रिब्स। ओके, तो इस तरीके से रिब से हमारा लंग कवर्ड रहता है। ओके, कुछ कुछ कंडीशंस में ये प्लूरल फ्लूइड के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे खांसी होता है या किसी में निमोनिया होता है, तो उसका साइड इफेक्ट बोले तो ये प्लूरल फ्लूइड जो है वो बढ़ जाता है इन्फेक्शन की वजह से, उसको बोलते हैं प्लूरल एफ्यूजन। ओके, प्लूरल एफ्यूजन। तो उन केसेस में उनको, अगर प्लूरल एफ्यूजन ज्यादा क्वांटिटी में है, तो उनका सांस फूलने लगता है। ओके, उनको सांस लेने में तकलीफ होता है, उनका रेस्पिरेटरी रेट जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे इंफेक्शन है। ओके, तो ये हो गया प्लूरा के बारे में। अभी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है दो हिस्सों में विभाजित है। एक मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा मतलब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब कहाँ? जहां पे हमारा गर्दन खत्म होता है, वहां से लेकर नासिका के भाग से लेकर नीचे यहाँ पे गर्दन तक, उसको बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, अगर आप ये पिक्चर में देखेंगे तो यहाँ हमारे ये भाग तक हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, और ये भाग से नीचे जो है वो है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जब हमको सर्दी खांसी हो जाता है तो डॉक्टर लिखते हैं यूआरटीआई। यूआरटीआई मतलब क्या? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ओके, या फिर वो लिखते हैं एलआरटीआई। एलआरटीआई का मतलब है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मतलब जब इन्फेक्शन को हम जब यहाँ पे ही अगर उसको ट्रीट करेंगे तो वो इमीडिएटली कम हो जाता है। ओके, किसी किसी का गला खराब होता है तो वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, तो उसमें अगर हम जल्दी इंटरवेंशन करेंगे, जैसे गरारा करना या स्टीम लेना, ऑयली नहीं खाना, ठंडा कुछ चीज नहीं खाना, तो वो उधर ही कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगर हम कंट्रोल नहीं करते तो वो इन्फेक्शन धीरे धीरे लंग्स की तरफ फैल जाता है, तो उसको बोलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, सिमिलरली निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है? लंग के अंदर एक इन्फेक्शन का पैच बन जाता है। ओके, और वहां पे जब डॉक्टर ऑस्कल्टेट करते हैं, मतलब जब डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा के एयर एंट्री, वो जब स्टेथोस्कोप छाती पे रख के देखते हैं, तो वो देखते हैं कि दोनों तरफ एयर इक्वली जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ओके, अगर इक्वली एयर नहीं जा रहा है मतलब वहां पे इंफेक्शन है, तो वो समझ में आता है कि वहां पे इंफेक्शन है, और फिर एक्सरे में देखेंगे तो वहां पे पैच रहता है। ओके, तो ये इस तरह से एनाटॉमिकली ये हो गया। और ये जो बीच में आपको दिख रहा है वो है डायफ्राम। ओके, एकदम लंग्स को लग के रहता है, और यहाँ उसके नीचे होता है हमारा पेट का एब्डोमिनल ऑर्गन्स, जो हम लोगों ने देखा है हाँ डाइजेस्टिव सिस्टम में। वो अभी यहाँ पे ये लेवल में ये ब्रोंकियोल का एंडिंग है, और वहां पे बंच ऑफ ग्रुप ऑफ कैविटीज रहते हैं, उनको बोलते हैं एल्वियोलाई। ओके, ये माइक्रोस्कोपिक में एक एक पार्ट उसको बड़ा करके दिखाया गया है। ओके, तो ये उसका डिस्क्रिप्शन है, ये ऐसे दिखता है माइक्रोस्कोप के नीचे अगर हम देखेंगे तो ये ऐसे उसका कैपिलरी रहता है, और यहाँ पे ये लेवल में जब ऑक्सीजन अंदर खींचा जाता है तो रक्त शुद्धिकरण भी यहाँ पे ही होता है, और फिर से वो शुद्ध रक्त आर्टरीज में से हार्ट की तरफ लेके गया रहता है। ओके, अभी हम देखेंगे लंग का एनाटॉमी या हमारा फुफ्फुस का एनाटॉमी। तो लंग में क्या है? एक तो दो लंग्स है, एक लेफ्ट लंग एंड राइट लंग। अभी राइट लंग में तीन हिस्से हैं।
एक है सुपीरियर लोब मतलब ऊपर वाला हिस्सा, फिर है मिडिल लोब बीच वाला हिस्सा, और है इंफीरियर लोब ओके मतलब निचला हिस्सा। फिशर मतलब क्या, ये बाइफरकेशन है लोब्स का, बाइफरकेशन है मतलब वहां पे वो सेपरेशन है सुपीरियर लोब और मिडिल लोब में, जो हॉरिजॉन्टल फिशर है, और ये ऑब्लिक फिशर है जिसकी वजह से मिडिल लोब और इंफीरियर लोब होता है। ये होता है राइट वाला हिस्सा ओके। अभी लेफ्ट लंग में दो ही हिस्से हैं, सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब। क्यों? पिक्चर देख के आप कुछ बोल सकते हो कि लेफ्ट लंग में दो ही हिस्से क्यों हैं? यस, कोई बता पाएगा? लेफ्ट में क्यों दो लंग दिख रहे, दो दो लोब्स ही दिख रहे हैं? बीच बीच में से आपको पूछना पड़ता है, मतलब मेरा ध्यान तो रहेगा, अरे आप सो तो नहीं रहे होगी, सो तो नहीं गए? यस राधिका। हार्ड रहता है ना मैम उधर। सॉरी। हार्ड भी रहता है ना उधर। हाँ करेक्ट, वेरी गुड। मैम पूरा पिक्चर नहीं दिख रहा है मुझे, मुझे तो नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, मैंने तो स्क्रीन को ये हाँ। किए थे। दिख रहा है? हम्म, हाँ। नहीं, राइट लंग दिख रहा है, लेफ्ट लंग के इधर मतलब वो जो स्क्रीन जैसा है वही है क्या? हाँ, ये अभी जो है ना यहाँ पे ये है राइट लोब ओके, और ओके ये है लेफ्ट लंग, और ये है राइट ओके ओके। लंग ओके। ठीक है अभी अगर यहाँ ओके। पे देखोगे तो ये एक फिगर दिख रहा है आपको, करेक्ट हाँ। हम्म है, और ये है इधर ये दूसरा फिगर यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो ये दो ही, ये ही एक फिगर है, तो इसकी वजह हम्म। से ये अपर लोब और ये होता है इंफीरियर लोब, लोअर लोब। ओके समझा? ये डायग्राम ओके। में रिफर किया गया है, ये थोड़ा सा ऐसे 3D व्यू के जैसे दिखाया है ओके। तो हम्म। आपने जैसे बोला बराबर है, लेफ्ट साइड में दो ही लोब्स है क्योंकि वहां पे नहीं हमारा, चाहिए। वहां पे हमारा हार्ट रहता है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हार्ट का स्पेस है ओके। तो इसकी वजह से ये है, और हार्ट से जैसे अभी उस दिन हमने देखा कि ये पोर्टल, ये पल्मोनरी आर्टरी है जिसके थ्रू हार्ट के अंदर अशुद्ध रक्त लंग्स में जाता है ऐसे ओके, लंग्स में जाता है, और लंग्स में से शुद्ध किया हुआ रक्त यहाँ से लेफ्ट साइड के एट्रियम में जाता है, और फिर वेंट्रिकल में जाता है, और वेंट्रिकल से फिर ये ऊपर एओर्टा में जाता है ओके। तो एक एओर्टा है वो ऊपर ब्रेन की तरफ जाता है, दूसरा राइट साइड में जाता है, और तीसरा लेफ्ट साइड में उसका सर्कुलेशन होता है। ठीक है, समझा आपको लंग का एनाटॉमी? यस। ओके। अभी लंग्स के ऊपर ओके, लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर रिब्स रहते हैं हमारे ओके। तो ये है स्टर्नम, जो मैंने बोला, जो अपने हाथ को बीच में चेस्ट में लगता है, और ये ऐसे, ये ये है डायफ्राम, ये जो यहाँ पे है ये है डायफ्राम, और ये है हमारे 12 रिब्स ओके। ये रिब्स के बीच में स्नायु रहते हैं, उनको बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स ओके। ये रिब्स के बीच में स्नायु रहते हैं, उसको बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। तो जब हम ब्रीदिंग करते हैं या जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो ये इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो एक्सपांड होते हैं, वो स्ट्रेच होते हैं, और फिर से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा लंग कैपेसिटी, इनहेलेशन और एक्सेलेशन का जो कैपेसिटी है वो पूरा ज्यादा अच्छे से होता है। इसके लिए डीप ब्रीदिंग करने से और ज्यादा फायदा मिलता है ओके। यहां तक आपको समझा? यस, यहां तक आपको समझा पूरा एनाटॉमी का? प्लूरल फ्लूइड क्या है? अच्छा समझा ओके। तो प्लूरल फ्लूइड जैसे मैंने आपको बोला कि ये लंग्स के, ये सॉरी रिब्स के नीचे के साइड में प्लूरा का कवरिंग रहता है, और कवरिंग और लंग्स के बीच में जो फ्लूइड है वो प्लूरल फ्लूइड है। कभी कभी ये फ्लूइड में इंफेक्शन होता है जिसकी वजह से निमोनिया भी होता है, और काफी बार ट्यूबरक्लोसिस भी जब होता है तभी भी ये प्लूरल फ्लूइड बढ़ता है।
तो क्या होता है उससे, जब प्लूरल फ्लूइड बढ़ता है तो उसका प्रेशर लंग के ऊपर आता है और लंग जो है वो कंप्रेस हो जाता है। और लंग जब कंप्रेस होता है तो वो जैसे अभी आपको किसने आपका गला दबाया तो आप सांस ले पाओगे क्या, या बोल पाओगे क्या? नहीं, आपका वॉइस भी बिगड़ जाएगा, आपका सांस लेने का कैपेसिटी बिगड़ जाएगा। उसी तरह से जब प्लूरल फ्लूइड बढ़ता है रेगुलर अमाउंट से ज्यादा, अगर इन्फेक्शन की वजह से बढ़ता है, तो वो एक तरह का प्रेशर कंप्रेशन करता है लंग्स के ऊपर, और जिसकी वजह से उसमें रेस्पिरेटरी के मूवमेंट्स या इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन हमारा थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ओके। अभी जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारा चेस्ट कैविटी जो है वो एक्सपांड होता है। ओके, जब वो एक्सपांड होता है तो हमारे लंग्स भी एक्सपांड होते हैं। तो जब सांस लेते हैं तो रिब्स जो है वो बाहर की तरफ, जैसे अभी ये हमारा प्लूरल कैविटी है, तब हम सांस लेते हैं तो वो एक्सपांड होता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो तभी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ओके, फिर से रिब्स वो नीचे जाते हैं। एकदम विजिबल, बहुत विजिबल मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन अगर आप आपके चेस्ट के ऊपर हाथ रख के ब्रीदिंग करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे रिब्स कैसे ऊपर की तरफ हल्का सा आते हैं और फिर नीचे की तरफ जाते हैं। ओके, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम जो है, जो श्वास पटल है, वो नीचे की तरफ जाता है। ओके, और हम जब सांस छोड़ते हैं तो श्वास पटल जो है वो ऊपर खींचा जाता है। तो यहाँ पे है। ओके, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे रिब्स जो है वो बाहर जाते हैं और हमारा डायफ्राम जो है वो नीचे चला जाता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो रिब्स जो है वो फिर से धीरे वापस से प्लेस में आ जाते हैं, और हमारा श्वास पटल जो है, फुफ्फुस के नीचे जो श्वास पटल रहता है वो अंदर खिंचा हुआ अवस्था में जाता है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो आकुंचन पाता है, और तभी सांस बाहर फेंका जाता है। ठीक है, अभी ये है हमारा श्वसन का प्रक्रिया। ये शायद आपने आपका प्राणायाम में हो चुका है, बराबर। इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी वॉल्यूम हो गया है आपका प्राणायाम में। हो गया है कि नहीं हो गया है? नहीं मैम। क्या नहीं हुआ है? ठीक है, अभी हम जस्ट फिर से एक बार जानेंगे। आपका हो चुका है ऐसे मेरे को बता गया है, लेकिन फिर भी। ओके, तो जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, ओके, जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग मतलब लक्ष्य पूर्वक ब्रीदिंग नहीं करते, जब हम कोई एक्टिविटी कर रहे जो नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं, उसमें जितना हवा हम लेते हैं उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ओके, तो ये अप्रोक्सीमेटली 500 सीसी एयर हम एक टाइम में हम अंदर लेते हैं। एक ही मिनट, हाँ, मैं लाइट ऑन। तो जब हम सांस लेते हैं नॉर्मल कंडीशन में, जब हम सांस लेते हैं, जब हमारा श्वसन प्रक्रिया चल रहा है, तो उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। उसमें अप्रोक्सीमेटली 500 सीसी हम लेते हैं। ओके, 500 सीसी ऑफ हवा लेते हैं, लेकिन वो 500 सीसी में भी पूरा अंदर उसके ऊपर पूरा श्वसन प्रक्रिया नहीं होता है। अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 300 350 सीसी का ही हवा अंदर उसमें से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया जाता है। लेकिन जब हम इंटेंशनली हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, या इंटेंशनली हम 4 अंकों में हम सांस लेते हैं, धीरे से सांस लेते हैं और धीरे से सांस छोड़ते हैं, या डबल द टाइम में हम सांस ले छोड़ते हैं, तो तभी अप्रोक्सीमेटली 3000 सीसी हवा अंदर जाता है। ओके, मतलब पहले जो 500 सीसी जाता था, जब हम डीप इंस्पिरेशन करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 3000 सीसी अंदर जाता है। उसको बोलते हैं अधिक पूरक, या उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी।
ओके, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा, हम बोलते हैं कि पूरा फुफ्फुसों को या पूरा चेस्ट को हवा से भर दो। ओके, चेस्ट मतलब यहाँ पे फुफ्फुस आया, कहा गया है। ओके, तो नियरली 6 टाइम्स एक्स्ट्रा हम सांस अंदर लेते हैं, उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी या अधिक पूरक। ओके, फिर नॉर्मल प्रक्रिया में जब हम सांस छोड़ते हैं तो 500 का डबल, तो अप्रोक्सीमेटली 1000 सीसी हम सांस बाहर छोड़ते हैं। ओके, नॉर्मल ब्रीदिंग में, तो उसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी वॉल्यूम। ओके, मतलब बिना क्या बोलते हैं, जैसे जो नॉर्मल हम जो सांस छोड़ते हैं उसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी वॉल्यूम। ओके, ना इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो है वो, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब क्या है, जो हवा छोड़ने के बाद फिर भी कुछ हम हमारे फुफ्फुसों में हवा रहता है, तो उसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम। ओके, मतलब हम पूरा ज्यादा से ज्यादा पूरा सांस छोड़ेंगे तो भी अराउंड 1200 सीसी हवा हमारे चेस्ट फुफ्फुसों में रहता है, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। एक मिनट ना, प्रीमा, एनीथिंग अर्जेंट? आई एम इन अ लेक्चर। ओके, थैंक यू। तो जो सांस अंदर रहता है, सांस छोड़ने के बावजूद भी जो सांस अंदर रहता है, उसको बोलते हैं हम रेजिडुअल वॉल्यूम। ओके, अभी जब हम प्राणायाम करते हैं, जैसे आपको मैंने बोला कि हम जब फोर्सफुल इंस्पिरेशन लेते हैं तो नियरली 3000 सीसी से आगे जाता है, और फिर बाद में जब हम कंटिन्यूड प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे अगर हम 4 काउंट्स के बदले 8 काउंट्स में हम सांस अंदर लेते हैं, तो नियरली 5,500 6,000 तक ये इंस्पिरेशन हमारा बढ़ जाता है, मतलब सांस लेने की क्षमता बढ़ जाती है। आपने, आपको पता है ना टॉर्टोइस का, आपने कभी सुना है टॉर्टोइस या टर्टल्स कितने साल रहते हैं जीवित? 100 से अधिक। हाँ, क्यों? उनका रेस्पिरेटरी रेट पता है कि वो 1 मिनट में कितना सांस लेते हैं? कुछ पता है? कैसा है कि जब वो नॉर्मली टर्टल्स 2 या 3 सांस ही लेते हैं 1 मिनट में। ओके, 1 मिनट में सिर्फ 2 या 3 सांस लेते हैं, लेकिन एज ह्यूमन बींग्स नॉर्मल कंडीशन में जब हम मतलब जब हमारा सांस की तरफ ध्यान नहीं है, तो अप्रोक्सीमेटली 16 to 18 टाइम्स हम लोग सांस लेते हैं, ह्यूमन बींग्स। ओके, 16 to 18 टाइम्स। लेकिन जब हम लक्ष्य पूर्वक सांस लेते हैं तो ऑटोमेटिकली, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सांस सपोज 6 अंकों में सांस लेते हैं और 12 अंकों में सांस छोड़ते हैं, तो कितना सेकेंड्स हो गया? 6 और 12, 6 और 12 कितना हो गया? 18। ओके, 1 मिनट में कितने सेकेंड्स है? 60 सेकेंड्स। मतलब अगर नॉर्मली अगर हम 16 से 18 सांसें ले रहे हैं 1 मिनट में, जब हम डीप इंस्पिरेशन करते हैं या डीप ब्रीदिंग हम लोग करते हैं, तो वो रिड्यूस डाउन होता है 5 ब्रेथ्स पर मिनट। ओके, तो ये ऐसा उसका फायदा है, डीप ब्रीदिंग का ये फायदा होता है। ओके, तो ये मैंने जस्ट एक ये किया है कि व्हाट आर द नोमेनक्लेचर्स। टोटल लंग कैपेसिटी मतलब कितना ज्यादा से ज्यादा सांस हम अंदर ले सकते हैं। ओके, वाइटल कैपेसिटी मतलब जितना सांस हम बाहर छोड़ते हैं। टाइडल वॉल्यूम मतलब रेस्टिंग फेज में, जब हम कुछ काम नहीं कर रहे, जब नॉर्मल श्वसन प्रक्रिया चल रही है, तो वो जितना हम सांस बाहर छोड़ते हैं और लेते हैं उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब पूरक, जो हम बोलते हैं कुंभक, अभ्यंतर कुंभक जो है, वो होता है हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब पूरा सांस बाहर छोड़ने के बावजूद जो छोड़ने के में जितना कैपेसिटी है वो है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब पूरा सांस छोड़ने के बाद जितना सांस बचता है वो है रेजिडुअल वॉल्यूम। ओके, अभी जब हम सांस लेते हैं तो कंपोजिशन ऑफ द एयर दैट वी आर इनहेलिंग। ओके, तो अगर 100% का हम बात करते हैं, हम पूरा सांस लेते हैं,
तो उसमें 78% नियरली इज नाइट्रोजन, ओके, 20 to 21% इज ऑक्सीजन। फिर अदर गैसेस होते हैं अप्रोक्सीमेटली 1%, और कार्बन डाइऑक्साइड जब हम सांस लेते हैं तो 0.04% के आसपास उतना रहता है, ओके। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तभी भी अप्रोक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन होता है। लेकिन उसमें से अभी जैसे हमने देखा, हम 500 सीसी ले रहे हैं लेकिन सिर्फ 300 टू 350 सीसी यूज हो रहा है। तो उसी तरह से 21% पूरा ऑक्सीजन हम नहीं खींच पाते अंदर, ओके। तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो सांस में 16% ऑक्सीजन रहता है, दो 2%, एक से 2% बाकी का गैसेस रहता है। लेकिन यहाँ पे जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो पहले 0.04% था, वो अभी बढ़ के अप्रोक्सीमेटली 4 to 5% हो जाता है, ओके। तो ये कंपोजिशन ऑफ द एयर है जब हम सांस लेते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं, ठीक है। अभी कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। तो जैसे मैंने बोला आपको कि हमारे ब्रेन में रेस्पिरेटरी कंट्रोल साइट जो है वो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, मतलब जो छोटी मेंदू बोलते हैं हम लोग, ओके। जब हम नर्वस सिस्टम करेंगे तब आपको और समझेगा कि मेडुला ऑब्लोंगेटा किधर है। तो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। तो ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, जो छोटा मेंदू बोलते हैं, छोटी ब्रेन बोलता है, वहां पे रेस्पिरेटरी सेंटर्स स्थित है, ओके। तो भले ही रेस्पिरेटरी सेंटर, इसके लिए मैंने बोला कि कुछ लेवल में अनैच्छिक है, कुछ लेवल में श्वसन का प्रक्रिया ऐच्छिक है, ओके। तो कहाँ से कंट्रोल होता है, तो ब्रेन में हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स है, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स में स्थित है, वहां पे हमारे रेस्पिरेटरी कंट्रोल वहां से होता है, ठीक है। अच्छा, अभी हमारा रेस्पिरेटरी मतलब जो रेट रहता है या रेस्पिरेशन जो है वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, ओके। मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि 1 मिनट में अप्रोक्सीमेटली हम 16 to 18 पर मिनट हमारी सांसें का गति रहता है। हार्ट का गति कितना रहता है नॉर्मल एडल्ट में? हार्ट का गति पर मिनट, पल्स रेट कितना रहता है? 72 72। हाँ करेक्ट, 70 to 75 रहता है। तो काफी बार कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हार्ट रेट को ब्रीदिंग रेट और रेस्पिरेटरी रेट को हार्ट रेट में कंफ्यूज करते हैं। तो हार्ट रेट 70 to 75 पर मिनट, और रेस्पिरेटरी रेट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 16 to 18 पर मिनट रहता है। तो किन कंडीशंस में ये रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है, उसको आरआर बोलते हैं हम लोग। तो किन कंडीशंस में रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है? जब कोई फिजिकल हम लोग मेहनत का काम कर रहे हैं, या एक्सरसाइज कर रहे हैं, या कुछ हम वजन वाला सामान उठा रहे हैं, तब हमारा ऑक्सीजन कंजम्पशन ज्यादा होता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा रेस्पिरेशन रेट बढ़ता है। और जब रेस्पिरेशन रेट बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली हमारा हार्ट रेट भी बढ़ता है, ओके। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब कभी कभी हमको जब डर लगता है या हम इमोशनल स्ट्रेस में आ जाते हैं, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स में भी रेस्पिरेशन रेट जो है वो बढ़ जाता है, ओके। कुछ मेडिसिन अगर हम ले रहे हैं, एंटी एंजाइटी मेडिसिन अगर हम ले रहे हैं, या सिडेटिव्स, सिडेटिव्स मतलब जिन दवाइयों से नींद आता है उनको सिडेटिव्स बोलते हैं, ओके। जब वो लेते हैं तब भी रेस्पिरेटरी रेट हमारा थोड़ा सा कम हो जाता है, ओके। और उसकी वजह से, रेस्पिरेटरी रेट कम होने की वजह से मन हमारा थोड़ा सा शांत होता है, या अपना हाइपर एक्टिविटी जो है वो थोड़ा सा शांत होता है। फिर कुछ बीमारियों में, फिजिकल बीमारियों में जो है, उसमें भी हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जिनको अस्थमा है, ओके, ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकस मतलब क्या, जो लंग्स में हमारे ब्रांचेस जाते हैं, ओके। तो वहां पे जब कुछ तरह का ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उसमें पूरा सांस नहीं लिया जा सकता है, उसमें काफी सुपरफिशियल ब्रीदिंग होता है, ओके, शैलो ब्रीदिंग होता है, उनमें उन लोगों में भी सांस की गति बढ़ जाती है। सिमिलरली
अगर कुछ लो LRTI मतलब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अगर इन्फेक्शन होता है, उसमें भी पूरा तरह से हवा एब्जॉर्ब होने की ताकत नहीं रहती है, इसके लिए वहां पे भी रेस्पिरेटरी रेट आपका बढ़ जाता है। ओके। सिमिलरली अगर कुछ ब्रेन इंजरीज है, तो ब्रेन का स्पेशली अगर लोअर ब्रेन में इंजरी हो जाता है, तो उसमें भी क्योंकि वहां पे हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, तो वहां पे अगर कुछ इंजरी होता है तो रेस्पिरेशन हमारा अफेक्ट होता है। ओके। सीओपीडी मतलब क्या? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ओके। सीओपीडी इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो इसमें क्या होता है, जो हमने ब्रोंक्यूल्स देखे थे उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से सिम्टम्स होते हैं, खांसी रहता है, बुखार रह सकता है, सांस फूलता है, हेडेक रहता है। हेडेक क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है, इसके लिए उनको हेडेक रहता है। तो ये किसकी वजह से होता है? जिनका क्रॉनिक डस्ट को एक्सपोजर है या केमिकल्स को एक्सपोजर है, केमिकल्स जैसे कि पेंटिंग का काम जो करते हैं, ओके, उनमें अगर वो केयर नहीं लेते हैं तो उनमें सीओपीडी होने के चांसेस ज्यादा है। या किसी को बार बार सर्दी खांसी हो रहा है, तो उनको धीरे धीरे उनके ब्रोंकाई जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होने लगते हैं और उनमें सीओपीडी हो जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं तो उनके अंदर जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है वैसे ही एक अंदर आवरण बन जाता है, जिसकी वजह से दैट कैन लीड टू सीओपीडी बोलो या फिर अस्थमा बोलो। ओके। अभी अस्थमा होने के फैक्टर्स क्या है कि जिनमें एलर्जीज ज्यादा होते हैं, किसी किसी को धूल का एलर्जी रहता है, किसी को पोलन का एलर्जी रहता है, किसी को सेंट का एलर्जी रहता है, किसी को फूलों के स्मेल का एलर्जी रहता है। ऐसे बहुत सारे कुछ लोगों को एलर्जीज हो सकता है। तो जिनमें और ओबेसिटी जिनको है, जो ज्यादा उनका स्थौल्य है, जो वजन उनका बढ़ा हुआ है, उन लोगों में भी अस्थमा बोलो या सीओपीडी होने के चांसेस है। और जिनको फैमिली हिस्ट्री है जहाँ पे जेनेटिक फैक्टर्स आता है, उनमें भी अस्थमा होने के चांसेस होते हैं। ओके। निमोनिया, फिर निमोनिया क्या है? जहाँ पे इन्फेक्शन होता है हमारे लंग्स के अंदर। ओके। फिर वो बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल हो सकता है, फंगल हो सकता है। और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज भी एक तरह का इंफेक्शन जिसमें लंग्स को इंफेक्शन होता है। ओके। हाँ, अभी ये मैंने जैसे आपको बोला, हमारा नॉर्मल रेस्पिरेटरी है 16 to 18 पर मिनट। एक्सरसाइज में हमको ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा लगती है, तो इसके लिए रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। डीप ब्रीदिंग में हम लंग कैपेसिटी जो है, जो एक्सपिरेटरी और रेजिडियल वॉल्यूम है, उनको हम बढ़ाते हैं। तो डीप ब्रीदिंग से हमारा लंग कैपेसिटी इंप्रूव होता है। लंग कैपेसिटी इंप्रूव होता है तो हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा गैस एक्सचेंज होता है। मसल स्ट्रेंथनिंग हो जाता है, जो हमारे इंटरकोस्टल मसल्स है और डायफ्राम जो है, वो जो ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उनका स्ट्रेंथ बढ़ता है, जिसकी वजह से लंग कैपेसिटी इंप्रूव होता है। एंड अगर ज्यादा ऑक्सीजनेशन होता है तो हमारे बॉडी पार्ट्स को भी ज्यादा ऑक्सीजनेशन मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा अच्छे से होता है। ओके। और इसकी वजह से हमारा इम्यूनिटी भी बढ़ता है, हमारा स्टेमिना भी बढ़ता है। ओके। फिर कपालभाति। कपालभाति आपका अगर हो गया तो आपको सब पता रहेगा कि कपालभाति में हम सिर्फ एक ही बार सांस लेते हैं और बाकी टाइम हम सिर्फ सांस को छोड़ते हैं। तो सांस को छोड़ते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर डाल रहे हैं, तो इट इज लाइक अ टाइप ऑफ डिटॉक्स। तो रेस्पिरेटरी डिटॉक्स का के तौर पे कपालभाति है। इसके लिए कपालभाति को एक शुद्धि क्रिया कहा गया है, बल्कि इट इज, काफी लोग कपालभाति को प्राणायाम समझते हैं। नहीं, कप जैसे हठ प्रदिका में आपने देखा रहेगा कि कपालभाति को एक शुद्धि क्रिया के तौर पे माना गया है, क्योंकि वहां पे इट इज लाइक अ रेस्पिरेटरी डिटॉक्स, जहां पे हम कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा से ज्यादा बाहर छोड़ते हैं। ओके। डायफ्रेटिक ब्रीदिंग मतलब श्वास पटल के थ्रू जो ब्रीदिंग हम माइंडफुल ब्रीदिंग करते हैं, तो दैट इज डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। ओके। कुछ ब्रीदिंग में हम हमारे चेस्ट को एक्सपांड करते हैं, कुछ ब्रीदिंग में हम हमारे एब्डोमेन को एक्सपांड करते हैं और सांस छोड़ते वक्त एब्डोमेन को अंदर खींचते हैं। फिर कुछ इसमें हम सिर्फ सांस
जैसे चेस्ट कैविटी को हम लोग एक्सपांड करते हैं और चेस्ट को, दैट इज थोरैसिक ब्रीदिंग। ओके, तो जब हम डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करते हैं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं, तो डायफ्राम का ताकत और अच्छा हो जाता है। ठीक है, और अभी ओके, अभी रेस्पिरेटरी हेल्थ के ऊपर हम कैसे देखेंगे। एक तो हम डाइट जो है वो अगर हमारा अच्छा है, तो उससे हमारा रेस्पिरेशन डेफिनेटली अफेक्ट होता है। अवॉइड स्मोकिंग। ओके, क्योंकि स्मोकिंग से ऑब्स्ट्रक्शन हमारे जो ब्रोंक्यूल्स में है वो ऑब्स्ट्रक्शन आता है। हेल्थ चेकअप्स करें रेगुलेटरी, मतलब अगर सर्दी खांसी होता है तो जल्द से जल्द उसके ऊपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। नॉट नेसेसरी कि दवाइयां ही लेना चाहिए। आप सिर्फ जो आपके किचन में अवेलेबल है, खट्टा नहीं खाना है, दही नहीं खाना है, तला हुआ नहीं खाना है, गार्गलिंग करना है। गार्गलिंग करते वक्त या गरारा करते वक्त उसमें हल्दी और नमक डाल के आप करोगे तो एक्स्ट्रा कफ जो है वो निकल जाता है। और हल्दी जो है एक एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक के तौर पे माना गया है। सिमिलरली हम अगर सॉल्ट उसमें डालते हैं तो उसके अंदर का जो कफ है वो खींचा जाता है। ओके, तो ये शायद जब आपका शुद्धि क्रिया होगा तब आपको वो और अच्छे से समझाया जाएगा सॉल्ट का क्या है। फिर हम जब ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करते हैं, तो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, जो मैंने आपको बोला कि लेफ्ट साइडेड नॉस्ट्रल जो है वो उसको बोलते हैं ईडा या चंद्र नाड़ी, राइट साइड का जो है वो सूर्य नाड़ी या पिंगला। ओके, जब हम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करते हैं तो दोनों साइड को हम बैलेंस्ड में रखने का काम करते हैं। ओके, तो ईडा और पिंगला या फिर चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। तो इसकी वजह से दोनों नॉस्ट्रल्स में, जैसे मैंने एकदम स्टार्टिंग में बोला था कि नॉर्मली एक ही कौन सा तो भी एक्टिव रहता है, तो दूसरी तरफ से एयर एंट्री कम रहता है। तो दोनों तरफ से एयर एंट्री बराबर से होना चाहिए। इसके लिए हम अनुलोम विलोम का अगर हम अभ्यास करते हैं तो उससे भी हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के ऊपर इफेक्ट आता है। ठीक है, सिमिलरली उज्जयी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम जो है जालंधर बंद को लगा के किया जाता है। जालंधर बंद मतलब क्या है, चिन लॉक पोजीशन। चिन लॉक पोजीशन क्या है कि हम चिन को यहाँ पे जो हमारा एक नॉच होता है वहां पे हम उसको अटकाते हैं और सांस को होल्ड करते हैं, उसको बोलते हैं जालंधर बंद। तो उसकी वजह से भी चिन लॉक पोजीशन में अगर हम ब्रीदिंग करते होल्ड करते हैं ब्रीदिंग को, तो हमारा लंग कैपेसिटी जो है वो इम्प्रूव होने के लिए हेल्प होता है और उसकी वजह से इम्यूनिटी हमारा बढ़ने लगता है। ठीक है, ठीक है, अभी रेस्पिरेशन में वैसे हो चुका है। ये आपको कृत्रिम श्वसन करके एक है। कभी कभी क्या होता है कि अगर ब्रेन को इंजरी हो गया है तो टेम्पररी कंडीशन में रेस्पिरेटरी सेंटर्स अफेक्ट अफेक्ट होते हैं, तो वो टाइम पे माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करते हैं। ओके, या फिर अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो वेंटिलेटर्स का वहां पे उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल ब्रीदिंग टेम्पररी फेज के लिए हम दे सकते हैं, जबकि जब तक आपके रेस्पिरेटरी सेंटर्स एक्टिव नहीं होते हैं और ब्रीदिंग आप कर पाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल ब्रीदिंग या वेंटिलेटर ब्रीदिंग। ओके, काफी बार आपने देखा रहता है कि कोई अगर पानी में डूब गया है या किसी पैनिक अटैक की वजह से वो बेशुद्ध हो गया है तो वहां पे भी वो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देते हैं, तो वो एक कृत्रिम श्वसन का प्रक्रिया है। ठीक है, अभी योगा के पॉइंट ऑफ व्यू ब्रीदिंग साइकिल को अगर हम इम्प्रोवाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा लंग कैपेसिटी बढ़ता है। ओके, सिमिलरली योगा में, योगाभ्यास में हम बोलते हैं कि पोस्चर ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस। ओके, जब आप कुर्सी पे बैठे हो, अगर आप स्ट्रेट बैठे हो तो ऑटोमेटिकली आपका चेस्ट ओपन अप रहता है। ओके, लेकिन अगर आप हंचबैक करके बैठे हो तो क्या होता है, अगर हम ऐसे झुक के बैठते हैं तो क्या होता है, हमारे लंग्स जो है वो कंप्रेस्ड अवस्था में रहती है। और कंप्रेस्ड अवस्था में लंग्स रहते हैं तो जितना सांस अंदर लंग्स के अंदर जाना चाहिए वो नहीं जाता है, तो वहां पे आपका इम्यूनिटी हर हैम्पर होता है। ठीक है, इसके लिए जितना हो सकता है उतना इरेक्ट बैठने की, मतलब सीधा बैठने की कोशिश करनी चाहिए। सो पोस्चरल बैलेंस इज
वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली अगर आपका ब्रेन जो है, या अगर आपका मेंटल हेल्थ अगर आपका ठीक नहीं है, तो उसका भी असर रेस्पिरेशन पे होता है। इसके लिए अगर हम डीप ब्रीदिंग करते हैं या हमारा इमोशनल कोशेंट को हम बैलेंस रखने में प्रयत्न करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका असर ब्रीदिंग पे भी होता है। ठीक है, तो साइलेंट एंड स्लो ब्रीदिंग, मतलब जिस ब्रीदिंग में आवाज नहीं हो रहा है और जो शांति से चल रहा है बिना कोई आवाज किए, दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ गुड हेल्थ। ओके, अगर आपने किसी को देखा है जिनको एस्थमा है, तो उनका ब्रीदिंग के टाइम पे आवाज आता है, गुर 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 करके आवाज आता है, मतलब वहां पे ब्रोंकियोल्स के लेवल में फ्रिक्शन हो रहा है, इसके लिए वहां पे आवाज आ रहा है, क्योंकि उनके ब्रोंकियोल्स इतने ओपन नहीं है, या उनको ऑक्सीजन का सब क्वांटिटी सफिशिएंट मात्रा में नहीं होता है, तो वहां पे भी घुर घुर करके आवाज आता है। तो जिनका ब्रीदिंग स्लो नॉर्मल है, आवाज नहीं आता है, उसको हम हेल्दी ब्रीदिंग कहा जाता है। ओके, चलो, समझ में आया रेस्पिरेटरी सिस्टम? किसी को कुछ डाउट? सो गए? नहीं मैम। ओके ओके। इतना वो सब में आपने क्या? बोला ना वो बताया था सर ने, लेकिन वो डायग्राम देखा नहीं था ना, इसलिए मैं बोली नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, नहीं कोई बात नहीं। एक अगर हुआ भी है तो भी ये एक रिवीजन के तौर पे आपको हेल्प होता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, यस, अच्छे से कुछ समझ में आया। डाउट? नहीं नहीं। ठीक है, ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मतलब अगर आप उसको समझ के, आप उसको माइंडफुल करके आप ब्रीदिंग करोगे ना, और प्राणायाम एक ऐसी चीज है आप कभी भी कर सकते हो एक्सेप्ट फॉर कपालभाति। जैसे अगर आप कहीं ट्रेवल भी कर रहे हो, या आप जैसे किसी को एकदम गुस्सा आता है, तो हम उनको पानी देते हैं और उनको बोलते हैं थोड़ा सा शांत बैठ जाओ, तो वो वहां पे आपका ब्रीदिंग अगर आप कंट्रोल करते हो तो बाकी सब फैक्टर्स कंट्रोल हो जाता है। कभी कभी डर लगता है, या फॉर एग्जाम्पल हम कुछ ऐसे एकदम बच्चे जैसे हैं कि बच्चों का अगर वो एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो वो डर लगता है, तो वो टाइम पे उसकी वजह से डाइजेस्ट सिस्टम पे भी अफेक्ट होता है, प्लस रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अफेक्ट होता है। ओके, और सांस बढ़ता है तो ऑक्सीजनेशन, क्या बोलते हैं उनको, बार बार एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ता है। इसके लिए जितना आप ब्रीदिंग को कंट्रोल कर सकते हो, दैट इज बेस्ट। अनुलोम विलोम कभी भी कर सकते हो। आपको डर लग रहा है, जस्ट शांति से एक जगह पे बैठो और अपने ब्रेथ के ऊपर फोकस करो, बाकी कुछ मत करो, देखिए आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। सोने के पहले भी डेफिनेटली ब्रीदिंग का अभ्यास करना अच्छा माना गया है, जिससे स्ट्रेस रिलीव होता है और नींद भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो आई थिंक रेस्पिरेशन हो गया है, रेस्पिरेटरी टॉपिक। आप पढ़ लीजिए, कुछ डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। यस मैम। ओके, कल हम देखते हैं क्या लेते हैं। नर्वस सिस्टम ले कल, तीन अभी और तीन सिस्टम्स रह गए। नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और क्या है, एंडोक्राइन, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन का, हार्मोनल का। कौन सा लेना ओके, है कल? चालेल मैम ना, कल काही घेतलं हार्मोन तरी का ले चालेल। लो, कुछ भी कौन लिया सा? तो भी चलेगा। हार्मोन का ले लो, मतलब साइलेंटली सुनने हो सकता है। अच्छा अच्छा, हम क्या करते हैं कल, नर्वस सिस्टम ले लेते हैं। ओके, तो एक बार नर्वस सिस्टम में जब हम ब्रेन्स का देखेंगे और उसके बाद हम हार्मोनल देखेंगे ना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि ओके। हार्मोन्स जो है हमारे ब्रेन्स के थ्रू ही होते हैं ना सिक्रीट ज्यादा से ज्यादा। तो अगर ब्रेन का आपका स्टडी हो गया है तो फिर वो समझने के लिए और थोड़ा इजी पड़ेगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं 5 बजे, एंड विल लर्न अबाउट नर्वस सिस्टम। चलो, हैव अ नाइस इवनिंग एंड सी यू टुमारो। थैंक यू मैम। थैंक यू।